हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। लेक्चर नंबर 24 पे अब हम डिस्कस करते हैं, जिसका टॉपिक है बेल्ट फ्रिक्शन। क्या नाम है? बेल्ट फ्रिक्शन। ये जो है फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक है। ये जो है टॉपिक देखेंगे और इसमें एक डेरिवेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बस ये टॉपिक आपका फ्रिक्शन का फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो बेल्ट फ्रिक्शन या रोप फ्रिक्शन होता क्या है? बेल्ट फ्रिक्शन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो है आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक वेट दिया है और ये आप क्या लगा रहे हैं, पी जो है फोर्स लगा रहे हैं, इफर्ट लगा रहे हैं। अब वेट डब्ल्यू को आपको उठाना है, तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पुली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुली। ठीक है। और ये क्या है, ये बेल्ट या रोप है, तो इसको हम इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? पुली बेल्ट ड्राइव कहेंगे। क्या कहेंगे? पुली बेल्ट ड्राइव या पुली रोप ड्राइव कहेंगे। ठीक है। पुली बेल्ट ड्राइव इस पूरे सिस्टम को कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है कम इफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा वेट को आप आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जितना जो है फ्रिक्शन जो है यहाँ पे ज्यादा होगा, उतना अच्छे से हम इसको जो है आसानी से उठा सकते हैं। और जो है जब उठाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ जो है ये जो पुली है, बेल्ट जैसे जैसे हम इस तरफ खींचेंगे वैसे क्या होगा, पुली जो है इस तरीके से रोटेट करेगी उसके साथ ही साथ, और ये वेट जो है ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ये बेल्ट है और ये पुली है या रोप है और जो पुली है, इसके बीच में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्लिपिंग। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको खींच रहे हैं और ये जो है स्लिप हो रहा है, आसानी से जो है ये इधर ना रोटेट करके वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। स्लिपिंग ना होने के लिए क्या होता है, इस पुली और बेल्ट का डिजाइन ऐसा करते हैं कि ये जो है पुली पे क्या होता है, चिपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल अटैच होना चाहिए। मतलब फ्रिक्शन जो है दोनों के बीच में जबरदस्त होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन है बेल्ट और पुली के बीच में, तभी जो है हम आसानी से जो है इसको आसानी से पुली को हम रोटेट कर सकते हैं। आसानी से इधर जब हम फोर्स ऐसे लगाएंगे कस के, इस तरीके से बहुत तेजी से लगाएंगे, तो ये वेट क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों? क्योंकि ये पुली क्या होगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। तो यहां से जो है हम देख सकते हैं कि पुली बेल्ट या जो है रोप ड्राइव जो होता है, जिससे हम किसी पावर को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आप मिल्स वगैरह में देखे होंगे, जहाँ पे जो है फ्लोर मिल वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। आटा चक्की जिसको कहते हैं, गेहूं से जो है आटा भी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? कुछ जो है सूजी भी निकाला जाता है। तो ये सब कैसे होता है? ये पावर ट्रांसमिशन पे बेस्ड जो है मशीनें होती हैं, जिसमें एक मशीन से जो है दूसरे मशीन पे जो है हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और किसकी मदद से? जो है इसी पुली और बेल्ट की मदद से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब पुली बेल्ट जो है चलता है, तो जो है पुली जो है रोटेट करता है और बेल्ट क्या होता है, बहुत तेजी से ऐसे से जो है इस तरीके से जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है ना। बहुत तेजी से जाएगा, फिर यूं ऐसे इस तरीके से जो है ये रोटेट करता है। तो इससे जो है क्या होता है, एक पुली से दूसरी पुली पे जो है पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि दूसरी मशीनें आसानी से चल सकती हैं मिलिंग के लिए। ठीक है। अब ये जो है चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर जो है फोर्स को जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स जो है लगाना पड़ेगा, मतलब इधर जो बेल्ट पे टेंशन है और इधर जो है, इधर जो टेंशन होगा ज्यादा होगा, तभी ये जो है इस तरफ रोटेट करेगी। तो जिधर टेंशन ज्यादा होता है, जैसे हम यहाँ पे टेंशन हमने लिखा है, पी जो एफर्ट लगा रहे थे, इसके कारण जो यहाँ पे टेंशन आ रहा था, कितना आ रहा था, T2। और यहाँ पे टेंशन कितना है, जो वेट लटकाया गया उसकी वजह से क्या है, T1। तो जो है जो ये टेंशन है, जो ये मुझे मैं तनाव लगा रहा हूँ, इसको जो खिंचाव लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये ज्यादा जो है खींचूंगा ज्यादा तेजी से, तभी ये जो है ऊपर उठेगा, ये रोटेट करेगा। तो इस जो है जिधर जो है टेंशन ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं टाइट साइड। उसको क्या कहते हैं, टाइट साइड। और जो है जिधर टेंशन कम होता है, टाइट साइड में क्या होता है, टेंशन की वैल्यू मोर टेंशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टाइट साइड। और जिधर लेस टेंशन होता है, लेस टेंशन जो है रोप में या जो है बेल्ट में, उसको कहते हैं हम स्लैक साइड। मतलब इधर क्या होगा, इधर खिंचाव होगा और इधर क्या होगा, इधर लूज थोड़ा हो जाएगा। क्या होगा, स्लैक साइड में लूज होगा। इसीलिए आपने देखा होगा चक्की पे जब जो है तेजी से बेल्ट चलता है, तो जो है जब जो है जिधर से आ रहा होता है उधर बहुत तेजी से आ रहा होता है, जिधर छूट रहा होता है उधर जो क्या होता है, ढीला होता है। इस तरीके से जो है चलता है। ठीक है। नीचे वाला पोर्शन इस तरीके से अगर चल रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन इस तरीके से जो है वो जो है क्या होगा, वाइब्रेट करता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो जिधर जा रहा है उधर क्या है, स्लैक साइड है, लूज साइड इसको बोलते हैं। स्लैक साइड को क्या कहते हैं, लूज साइड भी बोलते हैं, लूज साइड। ठीक है। इधर लूज होता है बेल्ट और इधर क्या होता है, टाइट होता है।
ठीक है। और टाइट साइड को ही क्या कहते हैं, टाइट साइड को ही में जो है क्या होता है, टेंशन ज्यादा होता है, और लूज साइड में टेंशन क्या होता है, कम होता है। तो इसी जो है मदद से जब टेंशन ज्यादा और कम इन दोनों में डिफरेंस होगा तभी जो है ये आसानी से पुली चलेगी। और ऐसा क्यों होता है, ये जो है इस चीज को कौन जो है वो करता है प्रिवेंट, इस चीज को जो है बैलेंस कौन करता है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस पुली एंड बेल्ट, इसके बीच में करता है। ठीक है, मान लीजिए जो है इसके बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, और इस जो एंगल को कहते हैं, इसको जो है हम एंगल ऑफ रैप कहते हैं। जितने एंगल तक जो है जो जो ये जो है आपका बेल्ट है और जो पुली है, पुली पर जितना जो है कवर रहता है जितने एंगल पे, इस तरीके से उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रैप। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ रैप। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बुली बेल्ट और रोप ड्राइव में पावर का ट्रांसमिशन हम फ्रिक्शन की मदद से ही कर सकते हैं। और फ्रिक्शन की मदद से जो है हम कैसे करते हैं, बेल्ट का यूज करते हुए करते हैं, और बेल्ट का यूज करते हुए आसानी से हम जो है पावर को ट्रांसफर करते हैं, और आसानी से पुली और बेल्ट से पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टेंशन जो है टाइट साइड और स्लैक साइड, मतलब टेंशन टाइट साइड में क्या है T2 और स्लैक साइड में T1 है, तो इसका रेशियो में इसके जो है दोनों में क्या जो है रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं T2 अपॉन T1, टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड इज इक्वल टू होता है e टू दी पावर म्यू थीटा, जहां म्यू क्या है बेल्ट और पुली के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ रैप है, और ये किसमें है, रेडियन में है, ये किसमें है, रेडियन में होगा। तो इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, जो है अभी डिराइव करेंगे। अभी क्या करेंगे, इस रिलेशन को जो है जो T2 अपॉन T1 e टू द पावर म्यू थीटा, इसको हम डेराइव करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके लिए हम आगे देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा बेल्ट फ्रिक्शन और रोप फ्रिक्शन होता क्या है, उसकी मदद से करते क्या है, पावर को ट्रांसफर करते हैं, और जो है इसमें जो है एक साइड टाइट होती है और दूसरी साइड क्या होती है, स्लैक साइड होती है। टाइट साइड में टेंशन ज्यादा होता है, स्लैक साइड में टेंशन कम होता है। स्लैक टाइट साइड को हमने यहाँ T2 दिखाया और जो है स्लैक साइड को T1 दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर ट्रांसफर होगा, और किस तरह से जो है हम रिलेशन को डेवलप करेंगे वो आगे देखते हैं। इसके लिए जो है हम लोग फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने अभी आपसे बताया कि एक तरफ टेंशन टाइट होगा और एक तरफ जो है क्या होगा, लूज साइड होगा। टाइट तरफ की साइड में टेंशन जो है मैंने ज्यादा माना है, और ज्यादा क्या है, T2, मतलब यहाँ पे T2 क्या है, इज ग्रेटर देन T1, ये मैंने माना है। ठीक है, अब यहाँ पे डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेल्ट का एक जो है स्मॉल जो है सेक्शन कट करेंगे, स्मॉल जो है सेक्शन कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट का स्मॉल सेक्शन कट कर लिया और उसको इनलार्ज करके यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, उसका जो है हम यहाँ पे इनलार्ज करके जो है सेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इस जो है स्मॉल सेक्शन जो लिया है वो सेंटर पे कितना एंगल जो है बना रहा है, मैंने मान लिया बहुत छोटा स्मॉल जो है, और ये कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है टेंशन क्या है, इस तरफ जो है क्या होगा, टाइट साइड का टेंशन होगा इधर, और इधर क्या होगा, स्लैक साइड का। तो यहाँ पे हमने टेंशन क्या लिख लिया, इसके टेंजेंट में इस तरीके से बना लिया ये, और ये क्या बना लिया, इस तरीके से। इधर टेंशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ T2 T1 क्या है, पूरे बेल्ट पे है, हमने छोटे से बेल्ट पे लिया है। तो छोटे से बेल्ट पे मैंने मान लिया जो है इसमें क्या है, टेंशन T, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेना है तो कितना हो गया, अब डी थीटा है, स्मॉल जो है बेल्ट है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है बेल्ट का, तो यहाँ पे हमने T प्लस dt लिया, मतलब T से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, T से थोड़ा सा ज्यादा। अब जो है यहाँ पे और हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो है यहाँ पे जो है ये बेल्ट क्या हो रहा है, जब इधर टाइट है तो क्या होगा, बेल्ट इसको पुश कर रहा होगा, क्या होगा, इसको पुश कर रहा होगा। अभी हम बेल्ट का जो है वेट नहीं ले रहे हैं, वेटलेस है। यहाँ पे जितने अभी डेरिवेशन कर रहे हैं, बेल्ट क्या है, वेटलेस है। ठीक है, अब ये इसको जो है क्या कर रहा है, दबा हो रहा होगा, किसको, पुली को दबा रहा होगा, तो पुली से रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यहाँ पे फोर्स क्या है, एक जो है रिएक्शन फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अब यहां से हम ध्यान से देखें, ये जो कर्व बना हुआ है, अगर बहुत छोटा एलिमेंट होगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से जो है, इस तरीके से क्या होगा, एक जो है लाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर बहुत स्मॉल एलिमेंट है, अब स्मॉल एलिमेंट है, ये देखो डी थीटा है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 90 माइनस ये कितना हो जाएगा, डी थीटा टोटल है, तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और जो है ये आपका 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो यहां से देखें ध्यान से, तो ये वाला जो है यहाँ पे जो है
ये जो है, ये जो एंगल हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये जो है डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। जैसे जो है ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, वैसे ही ये भी एंगल जो है कितना होगा, यहां से ये एंगल क्या होगा, डी थीटा बाई 2 होगा। ये डी थीटा बाई 2 और जो है ये भी डी थीटा बाई 2 होगा। अब जो है हम क्या करेंगे, देखो सारे फोर्सेस जो है एन टी टी प्लस डी टी, ये कहां से पास हो रहे हैं, एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो अब इस बेल्ट के जो है हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब इस पे जो है हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम इस टी को, हम सारे फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टी है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा क्या, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और एक इधर कंपोनेंट होगा इस तरफ से, ये क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, और एक इस डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं जो फोर्सेस हैं वो कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, यहां पे हम देख सकते हैं। देखिए यहां पे जो है, अब हम इस फोर्स को भूल जाएं क्योंकि जो है हमने इसको जो है दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो फोर्सेस जो है देखिए ध्यान से, अब वर्टिकल डायरेक्शन में एन अपवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड ये दोनों फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये और ये लग रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो ये फोर्स है ये क्या है, टेंशन ज्यादा है तो इधर जा रहा है, मतलब ये जो है ये क्या हो रहा है, इधर जो है जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और कितना, म्यू एन लगेगा। कितना लगेगा, म्यू एन लगेगा। इतने सारे फोर्स लगेंगे। अब इस पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो पहला जो है कंकरेंट फोर्स सिस्टम का पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन द बेल्ट, ऑन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बेल्ट। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ अलजेब्राइक समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। इसका मतलब होता है अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, ऑल द अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स क्या है, एन है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, ये हो गया। अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो है, मान लेंगे कि जो है ये स्मॉल एलिमेंट इतना छोटा है, बहुत छोटा है, जो है ये थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, डी थीटा वेरी स्मॉल। तो डी थीटा बाई 2 क्या कहेंगे, इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सो डी थीटा बाई 2 भी बहुत स्मॉल होगा। और उस केस में हम लिख सकते हैं साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम साइन, देखिए डी थीटा बाई 2 और साइन डी थीटा बाई 2 दोनों का ग्राफ देखें तो जो है दोनों का ग्राफ जो है क्या होगा, साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है, और जो है डी साइन और थीटा का ग्राफ इस तरीके। तो अगर हम एक्स की वैल्यू, ये क्या है, एक्स है, सॉरी ये थीटा है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम लें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब हम कह सकते हैं थीटा की बहुत कम वैल्यू के लिए क्या होगा, साइन डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू टी, यहाँ पे साइन डी थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई 2, और यहाँ पे टी प्लस डी टी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए टी डी थीटा बाई 2 प्लस टी डी थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टी डी थीटा प्लस ये क्या होगा, डी टी डी थीटा बाई 2। तो ये जो है बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ये क्या होगा, क्योंकि डी टी डी थीटा स्मॉल जो है चीजें जो है मल्टीप्लाई होगी, वेरी स्मॉल हो जाएंगी। तो इसको जो है वेरी स्मॉल हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, केवल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी थीटा। इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लें, इसको क्या मान लें, फर्स्ट एक्सप्रेशन।
अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो है ये तो मैंने रेडियल वर्टिकल डायरेक्शन में, हमने इसी को रेडियल डायरेक्शन भी कहते हैं, में बैलेंस किया है। अब जो है हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करना है, तो उसके लिए जो है हम आगे देखते हैं। तो इस फिगर को जो है इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जो है बहुत कम जगह है हमारे पास। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम जो है इस केस में क्या होगा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हमने जो है डी थीटा बहुत ही स्मॉल लिया है, डी थीटा बाई 2 बहुत ही स्मॉल लिया है, तो ये वाला जो है जो कॉस डी, इफ डी थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब 0 की तरफ टेंड होगा, तो कॉस डी थीटा बाई 2 वो किसकी तरफ टेंड होगा, 1 की तरफ। मतलब ये जितना छोटा होगा कॉस की वैल्यू 1 की तरफ जो है बढ़ेगी, क्योंकि कॉस का अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब ये जो है थीटा अगर 0 की तरफ बढ़ेगा तो जो है ये क्या होगा, 1 की तरफ बढ़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस डी थीटा जो है बाई 2 वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू एन है। तो म्यू एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या म्यू एन प्लस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, पहले इस तरीके से लिखते हैं, तो म्यू एन प्लस टी कॉस डी थीटा बाई 2 ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कॉस डी थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू एन प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, ये लिख सकते हैं। दोनों तरफ टी जो है बराबर है, हमने जो है दोनों तरफ एक ही चीज है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो डी टी क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। ये अब हम ये क्या हुआ, सेकंड हो गया। अब फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट का और सेकंड से हम लिख सकते हैं एन बराबर कितना है, टी डी थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू, दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, n की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डी थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, म्यू टी डी थीटा, ये लिख लेंगे। अब देखो टी वाले को एक साथ ले आएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डी थीटा। अब ये आपको लग रहा होगा ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन डी थीटा। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ध्यान से देखें तो मैंने कैसा बनाया था, इस तरीके से बनाया था, पुली बेल्ट कैसे बनाया था, इस तरीके से। इधर क्या था T2 और इधर क्या था T1, ठीक है। ये क्या था, थीटा ऐसे रोटेट कर रहा था। मतलब थीटा जब 0 हो, 0 मतलब यहाँ पे हो, तो क्या होगा, T1 हो जाएगा। टेंशन कितना होगा, थीटा जब 0 तो टेंशन कितना, T1, और जब थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी तो टेंशन क्या हो जाएगी, T2। टेंशन थीटा की वैल्यू जब 0 से थीटा हो जाएगी तो यहाँ पे टेंशन T2 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको आता है अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ln t, और जो है इस पे जो है लोअर लिमिट क्या है, T1, ये है T2, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, म्यू थीटा। अब यहाँ पे इसको हम रखेंगे तो क्या होगा, ln T2 माइनस ln T1, ln T2 माइनस ln T1 बराबर क्या होगा, म्यू थीटा। ये log m माइनस log n टाइप का है, तो ln क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू थीटा। तो यहाँ पे हम T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, T2 upon T1 is equal to e to the power mu theta, where T1 is the tension in the slack side and T2 is the tension in the जो है tight side, और mu is the coefficient of friction between the belt and pulley, and theta is the angle of wrap in radian। ये किस में रखना है, रेडियन में रखना है, ये ध्यान रखना। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आई थिंक आपको जो है ये बेल्ट पुली के बीच में जो रिलेशन है टाइट साइड और स्लैक साइड के बीच में, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, ये आसानी से इसका डेरिवेशन आपको समझ में
आ गया। अब यहाँ पे जो है जो डेरिवेशन में मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक तो जो एजम्पशंस हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया था कि जो है डी थीटा बहुत स्मॉल था, डी थीटा बाई 2, इसलिए साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख लिया। दूसरे जगह आपको जब ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई हो रही तो बहुत ही स्मॉल बन जाएगी, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे 100 रुपया है और किसी के पास 10 पैसा है तो 10 पैसा को बहुत स्मॉल है तो उसको हम मान सकते हैं, उसके कंपैरिजन में उसके रिलेटिव में क्या होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऐसे ही यहाँ पे जो है एजम्पशंस क्या हो जाएगा, डी थीटा बहुत बाई 2 वेरी स्मॉल है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू 1, मतलब 1 रख देंगे लिमिट। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों का की मदद से हम आसानी से, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ध्यान रखने के बाद आपको अपर और लोअर लिमिट का ध्यान रखना है कि कौन सा T2 कौन सा T1, टाइट साइड को क्या माने हैं वही क्या होगा यहाँ पे ऊपर होगा, क्योंकि टाइट साइड का टेंशन ज्यादा होता है। अगर आपने T1 ऊपर लिख दिया तो क्या होगा, T1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जबकि स्लैक साइड जो आपने माना है T1 उसकी टेंशन कम होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, 1 से क्या होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो थीटा जो है म्यू की वैल्यू हम जो है क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल स्मूथ है तो क्या होगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि e⁻0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उस केस में हम T2 इक्वल टू T1 लिख सकते हैं। मान लीजिए कह दिया ये पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो क्या होगा, T2 और T1 दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, T2 और T1 बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस देन वी कैन राइट T2 इक्वल टू T1। ठीक है, इसीलिए इसके जो है पहले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको लगवाया था, जहां पे जो है इस तरीके से जो है एक जो है पुली लगी थी और वेट लटका हुआ था, तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन हमने इक्वल कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि ये क्या दिया हुआ था, फ्रिक्शनलेस था। कैसा था, फ्रिक्शनलेस। ऐसा मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।